In today's video, we are going to learn about Bronsted and Lowry theory. प्रीवियस वीडियो में हमने अरेनियस थ्योरी पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या कंसेप्ट है एसिड का और बेस का। तो एक बार हमको एक रिव्यू दे देते हैं। अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो आपका वो स्पीशी होती है जो H पॉजिटिव आयन देती है ऑन डिसोसिएशन, एंड बेस वो जो OH नेगेटिव आयन दे ऑन डिसोसिएशन। ठीक है, साथ ही हमने इसकी दो लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। पहला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, मींस यहाँ पर ये कंसेप्ट आता है कि जो आपका एसिड है या जो बेस है आप उसको तभी पहचान सकते हो जब वो आपको एक्वस सोल्यूशन दिया, मतलब उसका डिसोसिएशन करने पे। अगर आप उसका डिसोसिएशन नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये वन लिमिटेशन थी। एंड सेकेंड लिमिटेशन ये थी कि ऐसे कुछ एसिड होते हैं, ऐसे कुछ बेसिस होते हैं जिनके पास H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन्स भी नहीं होते। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एसिड्स या बेसिस का क्या उनको एसिड और बेस नहीं कहेंगे? नो, बट अरेनियस कंसेप्ट में ये थोड़ा एक्सप्लेन्ड नहीं था। देखते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में क्या ये एक्सप्लेन्ड है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एन एसिड इज डिफाइंड एज अ स्पीशी दैट कैन डोनेट और ट्रांसफर अ प्रोटॉन। प्रोटॉन का यहाँ पर मतलब H पॉजिटिव आयन से है, टू अनदर स्पीशी। तो उन्होंने क्या कहा? अब देखिए, जो आपने अब तक पढ़ा H पॉजिटिव आयन दे रहा है, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, वो किसी और के व्यूज़ थे। अब हम किसी और के व्यूज़ पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए उन पुराने वाले व्यूज़ को भूल जाइए, अभी इसके व्यूज़ को याद रखेंगे। इसके पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम कंपेयर करेंगे विच वन इज़ बेटर। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीशी है जो आपका ट्रांसफ़र करती है या डोनेट करती है प्रोटॉन को, न कि प्रोटॉन प्रोड्यूस करती है ऑन डिसोसिएशन। ठीक है, ट्रांसफ़र करती है या डोनेट कर रही है प्रोटॉन को, और यहाँ प्रोटॉन है यहाँ पर H पॉजिटिव आयन, एक अनदर स्पीशी को। अब अनदर स्पीशी कैन बी बेस और कैन बी एनीथिंग। नाउ बेस, कॉन्ट्ररी टू द अबव डेफिनेशन, बेस आपका क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस या वो स्पीशी जो एक्सेप्ट कर रही है P पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन को फ्रॉम द अदर स्पीशीज। तो एसिड जो डोनेट कर रहे हैं, बेस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज अ सिमिलर केस एज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के केस में भी ऐसा ही होता है, बट यहाँ पर मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं डोनेट। ठीक है, एंड यहाँ एसिड प्रोटॉन्स को कर रहे हैं डोनेट। सो आप इस तरीके से को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो बेस क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटॉन्स को। द एसिड बेस रिएक्शन दैट then becomes just a proton transfer reaction between a donor acceptor. There is a requirement, no requirement of water as a solvent. अब जो पीछे अरेनियस कंसेप्ट में जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो ये थी कि वो हमेशा एक्वस सोल्यूशन मांग रहा था। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में सबसे पहली लिमिटेशन तो यहाँ सॉल्व हो चुकी है कि यहाँ पर आपको एक्वस सोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना एक्वस सोल्यूशन के आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा एसिड जो मतलब कौन सा सब्सटेंस ट्रांसफ़र कर रहा है या डोनेट कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस आपका एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस। ठीक है, सो एसिड जो आपके एक्सेप्ट करते हैं, जो आपके डोनेट करते हैं प्रोटॉन्स को, एंड बेस जो आपके एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को। Now, according to this theory, molecules or ions, they are capable of donating or transfer of proton in an acid, while any molecule or ion that can accept a proton is a base. वही ऊपर वाली बात यहीं पे बोली है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है। जैसे आपके पास ये एक रिएक्शन दे रखी है, NH3 इट्स अमोनिया, यहाँ पर HF के साथ कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। तो ये क्या बनाएगा? फर्दर रिएक्शन हुई तो इधर का एक H प्रोटॉन जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो गया, मींस इसने, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने ट्रांसफ़र किया, मींस आपका डोनेट किया अपना प्रोटॉन। जब इसने डोनेट किया तो HF क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, HF आपका क्या हो जाएगा? एक एसिड हो जाएगा, बिकॉज इट डोनेट्स एंड ट्रांसफ़र। नाउ अब इसी तरीके से यहाँ पर ये NH3 पॉजिटिव बन गया। अब एक एसिड है तो दूसरा तो बेस ही होगा, तो जब दूसरे वाले ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन तो दूसरा वाला बेस माना गया। तो दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द एक्वस सोल्यूशन। अगर यहाँ पर सिंपल ऐसी सिचुएशन आती है या फिर एक्वस सोल्यूशन में आती है तो दोनों केस में ये वैलिड है। तो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप बस ये देख लीजिए कि कौन सा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एसिड जैसे कि H2 डोनेट और ट्रांसफर इट्स प्रोटॉन टू अनदर स्पीशी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड बिकम अ बेस like OH negative and is called a conjugate base of an acid. Okay,
ये आप ज़रा समझिए, जैसे कि ये है, अब इसमें कुछ पार्ट जो होगा वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं पहले हम एसिड की बात करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इधर H2O में NH3 ये रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन में यहाँ पर आपका H2O है, ठीक है, इधर से नहीं, इधर से आपका जो H पॉजिटिव है मीन्स प्रोटॉन है वो इधर ट्रांसफ़र हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसने डोनेट किया तो ये क्या हुआ, एसिड। जब ये एसिड हुआ ना तो ये जो A2 है वो उसका ये जो B1 है, ये जो आपका निकल के आया एक, जब उसमें से हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकल गया तो जो हमारे पास बचा इसको आप कहोगे कॉन्जुगेट बेस। क्या कहोगे, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर पहला वाला एसिड होगा तो जो बच के निकल गया है वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर NH3 आपका बेस है, तो जो बन के निकल के आएगा, जो एक्सेप्ट करके निकल के आएगा वो आपका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो उल्टा कंसेप्ट होता है। चलिए एक बार पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन एन एसिड डोनेट एन इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर इट्स प्रोटॉन टू अनदर स्पीशी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड बिकम अ बेस। ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ट्रांसफ़र करने के बाद जो पार्ट बचा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और उसको कहोगे आप कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट, व्हेन एन बेस एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन एंड फॉर्म्स द अनदर स्पीशी, तो जो वो बना स्पीशी वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड, उसको आप कहोगे कॉन्जुगेट एसिड। या फिर मैं आपको सिंपली आइडेंटिफाई करने के फॉर्म में बताऊं तो जो आपका प्रोडक्ट साइड में आएगा ना वो सब कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस की कैटेगरी में आएंगे। जो आपका रिएक्टेंट साइड में आएगा वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के तौर पे एक ट्रिक टाइप बता देती हूँ, नहीं तो आपको अगर डेफिनेशन भूली जाए तो आप इसको ऐसे ही लिखिएगा। देखिए, जो हमेशा रिएक्टेंट होगी वो एसिड होगा या बेस होगा, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो एसिड क्या बेस क्या। ठीक है, पहले एसिड की बारी। तो यहाँ से जब H पॉजिटिव आयन मीन्स प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इधर, तो इसका मतलब ये एक एसिड हुआ। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पर ये एसिड होगा। अब जब ये एसिड है तो बताइए इन दोनों में से इसका पार्ट कौन सा था, ये वाला था ऑब्वियसली। तो ये अगर एसिड है तो ये वाला इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। अब इसने यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, एसिड और बेस। यस, दिस इज बेस, तो ये बेस हो गया। अब ये अगर बेस है तो इन दोनों में से इसका पार्ट कौन सा था, ये वाला था। अब जब ये बेस हुआ तो ये वाला इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। जो एसिड होगा उसका प्रोडक्ट साइड में उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, जो बेस होगा उसका प्रोडक्ट साइड में कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। एक बार आपको आ जाएगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको सेकंड वाले एग्जांपल से भी समझाती हूँ। द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। देयर इज वन मोर स्टेप कि जो इक्विलिब्रियम है वो आपका कैसे आइडेंटिफाई होता है कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसी। जब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है तो आप मान लेंगे कि यस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, अब यहाँ पर हम समझते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस एंड कौन से उनके फर्दर कॉन्जुगेट्स हैं। यहाँ पर है HF, ठीक है, यहाँ पर H2O। अगर हम इधर देखें तो यहाँ H3O पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब इधर से H यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, इसीलिए तो उसने ये बना दिया। तो इसने इस फर्दर HF मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन का डोनेशन किया है, तो ये हमारा हो गया एसिड, तो हम इसे A डाल देते हैं। अब प्रोडक्ट साइड पे आप देखो HF का सिमिलर वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, या H निकलने के बाद जो बचा वो ये है। तो अगर ये एसिड हुआ तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। फाइन, नाउ इस वाले मॉलिक्यूल ने H2O मॉलिक्यूल ने बेस बन के उसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, तो H2O मॉलिक्यूल एक बेस हो गया। ठीक है, अब इसका जो पार्ट बचा या पार्ट बना, हम ये कह सकते हैं, तो जब उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो जो पार्ट बना वो ये पार्ट था, तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ओके, ये आपको 1 मार्क पे पूछा जा सकता है, ये आपको आई एम श्योर 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया होगा, इतनी ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस का कंसेप्ट था। अब इसमें एक चीज़ समझने की बात है, हमने ऊपर वाले और नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या चीज़ देखी कि इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में H2O एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा था।
नीचे वाले एग्जाम्पल में वही H2O बेस बन गया, सेम कंडीशन में, ऊपर भी लिक्विड नीचे भी लिक्विड। सो इससे क्या समझ में आता है, H2O कैन एक्ट बोथ एज अ एसिड एंड एज अ लिक्विड। सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ये होते हैं। ओके, इन दिस केस, इस फर्दर एग्जाम्पल में H positive ion obtained from the ionization of the HF molecule can be accepted either by the F negative ion or by the H2O molecule. If the water molecule accepts P positive, अगर water molecule accept करता है P positive, तो reaction जो है वो forward direction में आगे बढ़ेगी। ठीक है, वो ये आपका ले चैटल्स प्रिंसिपल आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर F नेगेटिव आयन जो है वो ले लेता है, अगर वो इधर की तरफ एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम होगी वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट F नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन H2O। अब इधर देखिए, यहाँ पर HF था और ये था, यहाँ पर जो आपका शिफ्टिंग हो रही थी वो इस तरफ से हो रही थी, है ना, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो आपका जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। अगर कुछ ऐसा केस होता कि आपका प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कुछ इस तरीके से होता, तो आपकी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वी कैन से राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होती, अकॉर्डिंग टू ली चैटर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट में लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो कि अभी हमने ऊपर देखे, इज़ अ वीकर एसिड हैज़ अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, वेयर एज द स्ट्रॉन्गर एसिड हैज़ अ वीकर कॉन्जुगेट बेस। देखिए एक बार और समझाते हैं आपको। फॉर एन इंस्टेंस हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, H2O प्लस NH3 गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें हमें देखिए, हम मान लेते हैं कि NH3 जो है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस बना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो वीक होगा। ओके, अब ये अगर वीक माना हमने, ये अगर हमने वीक माना H2O को, वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, ये रिलेशन होगा कि जो अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस अपने आप वीक हो जाएगा, अगर वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये रिलेशन कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एसिड हमेशा ही स्ट्रॉन्ग हो, उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा ही वीक हो। Now, substances that behaves as an acid as well as an base is called as amphoteric substances। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। लाइक H2O जो कि एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी एक्ट कर रहा था, ठीक है, दो पर्टिकुलर रिएक्शंस में। Now, according to Lux flood definition, is defined as a substance that is an oxide acceptor and a base is a oxide donor। तो अब तक हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी पढ़ी, बीच में ये लक्स फ्लड डेफिनेशन का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। लक्स फ्लड नाम के कोई साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग एसिड क्या, एसिड आपका ऑक्साइड एक्सेप्टर, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की थ्योरी के हिसाब से प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इन्होंने बोला कि ये एक ऑक्साइड एक्सेप्टर है और बेस ऑक्साइड डोनर है। तो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, लक्स फ्लड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड इज़ अ ऑक्साइड एक्सेप्टर, बेस इज़ अ ऑक्साइड डोनर। अब हमने ये बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक हमने इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करी। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द प्रोटोनिक सिस्टम ओनली as it emphasizes the involvement of a proton। मीन्स किसके पास प्रोटोनिक सिस्टम है तो वो ही आप बता सकते हो कि वो एसिड है या बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी प्रोसेस। नेक्स्ट सेकंड, देयर इज अ सब्सटेंस हुज एसिड बेस बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ईदर बाय टेकिंग टू थ्योरीज। अब इनके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बचते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो एसिड है या बेस है। अब ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए फर्दर इनसे भी ज़्यादा अच्छी थ्योरी है, दैट इज़ ल्यूइस थ्योरी। तो इससे हमने क्या देखा, ना तो अर्हेनियस थ्योरी इतनी वैलिड है, ना तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी इतनी वैलिड है। तो हम इनको पढ़ते क्यों हैं, बिकॉज इन दो थ्योरीज ने ही एक बेस स्टेबलाइज किया फॉर द लुइस थ्योरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैलिड है इन दोनों से। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, इसको एक और बार पढ़िए। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
So thank you for watching this video.